क्या आप करते हैं ये 5 मिस्टेक्स? जानिए कौन से 5 मिस्टेक्स की बात हम कर रहे हैं जो जाने अनजाने में आप अगर करते हैं आपके फैमिली मेंबर्स की चप्पलें घिस जाएंगी टू लिव अ स्टैंडर्ड लाइफ आफ्टर योर सडन और शॉकिंग डिमाइज। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए फिर क्या? वेलकम बैक। रिसेंटली हमारे एक कॉमन दोस्त की अचानक से मृत्यु हो गई और उसके बाद जो हुआ वो एकदम बहुत ही दुखद था, क्योंकि उनके लीगल हेयर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके जो वाइफ थी जो कि एक होम मेकर थी, छोटे छोटे बच्चों को चप्पलें घिस गई नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। क्या गलतियां थी हमारे उनके उसके बारे में बात कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं मिस्टर निताई चांदपात्र जी, जो कि एक मनी कोच है। सर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। तो हम आज दर्शकों को बता रहे हैं कि रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ उससे क्या सबको सीख लेनी चाहिए। सही है। तो मैं एक्चुअली काफी सारे सीखे, पर मैं की 5 एस्पेक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहला चीज, एब्सेंस ऑफ ए इमरजेंसी फंड। मैं आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन है। वो चले गए, ठीक है। तो अभी अगर बैंकिंग लॉ देखेंगे, उनका जो सैलरी अकाउंट था वो उनके नाम पे था, वो भैया के नाम पे था। तो अभी बैंकिंग लॉ बोलता है कोई भी दूसरा लोग, हम अपना एटीएम कार्ड, उनका जो एटीएम कार्ड था हमारे पास, उससे हम एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एटीएम कार्ड उनको इशू किया गया था। अगर उस एटीएम कार्ड से हम पैसा निकालेंगे, हाँ, तो एक फ्रॉड के हिसाब से बोला जाएगा, उसको फ्रॉड बोला जाएगा, क्योंकि जो ओनर है, एक्चुअल ओनर, वो चल गए। हाँ, ऐसे भी तो डेथ के बाद अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता। हाँ, नहीं, कम से कम अभी तक बैंक को इंफॉर्मेशन नहीं मिला कि वो भैया चले गए, वो जो अकाउंट का ओनर है वो चले गए। पर उनके अकाउंट में पिछले महीने जो सैलरी आया था, एक अच्छा खासा रकम आया था, जैसे उनको तकरीबन 1 लाख रुपए सैलरी मिल रहा था। तो उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए ऑन टाइम क्रेडिट हो गया है। देखिए, वो मेन ब्रेड ऑनर ऑनर माने अर्नर थे, उनके अकाउंट में पैसा हर बार आता था, वो सब खर्चा करते थे। अभी वो चले गए, ऑल ऑफ सडन घर का कैसा खर्चा चलेगा? इवन घर का रेंट देना भी मुश्किल है। थैंक गॉड कि घर का ओनर बोल रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगले महीने दे दीजिएगा, कोई इतना टेंशन नहीं, मैं आपको समझ रहा हूँ, ये प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, इवन इफ मैं आपको कुछ रिलैक्सेशन भी दे रहा हूँ इस महीने का। पर आप सोच सकते हैं, पैसे का एक्सेस नहीं है घर में, जो थोड़ा बहुत कैश है, पर सारे पैसा बैंक्स में रहता है आजकल, और वो उसको एक्सेस कर नहीं सकते। तो डेबिट कार्ड है उनके पास, और बाई लक उनको डेबिट कार्ड का पिन पता है। काफी बार क्या होता है ना, वाइफ को हस्बैंड का डेबिट कार्ड का पिन भी नहीं पता होता है, पर इस केस में डेबिट कार्ड का पिन पता था। और काफी लोग जो चारों तरफ थे, उन्होंने बोला कि नहीं, आपको इस अकाउंट से ड्रॉ नहीं करना है। अगर ड्रॉ करेंगे, अगर बैंक को बाद में पता चलेगा कि वो मैंने 5 दिन पहले वो चले गए हैं और आप ड्रॉ करते जा रहे हैं, मतलब ये फ्रॉड में ये होगा, और वो अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो अब ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है। नॉर्मली हमारे सैलरी अकाउंट्स में ना हमारे नाम पे पैसा आता है, हाँ, पर हमें ऐसा एक अकाउंट बनाना है, वो एक जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। पति और पत्नी दोनों में जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। उससे क्या होता है फायदा? अगर एक को कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर वो गुजर गए या कोई टर्मिनल एक्सीडेंट में पड़ गए जिससे कि वो कोमा में चले गए या कुछ भी ऐसा होता है, तो कम से कम वो जो सेकेंडरी ओनर है जो अकाउंट का, प्राइमरी अकाउंट तो एक था, होल्डर था, और एक सेकेंडरी होल्डर होता है, वो आराम से उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता है। तो एक चीज हमें ध्यान रखना है, पहला चीज है कि एक अकाउंट होना चाहिए जो जॉइंट अकाउंट हो। उसमें आप सारा पैसा मत रखिए, मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ कि आप सारा पैसा वहीं पे रख लीजिए। आप मान लीजिए आप 1 लाख रुपए सैलरी पाते हैं, तो एक चंक उसमें रहना चाहिए जिसको दोनों एक्सेस कर पाए। ये रहा एक चीज। दूसरा चीज, ये जो अकाउंट है इसके साथ एक एफडी कनेक्टेड होना चाहिए। एफडी क्या है? देखिए, काफी लोग एक इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। वो क्या सोचता है, मैंने तो 1 लाख रुपया पा रहा हूँ हर महीना, उसमें से मेरा 40-50 हजार रुपया खर्चा होता है और 50 हजार रुपया बचता है, मैं घर का ईएमआई देता हूँ या जो भी खर्चा वगैरह है, या सेविंग्स करता हूँ या इन्वेस्ट करता हूँ। कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाता है। पर देखिए, कुछ भी कारण हो सकता है एक किसी का इनकम बंद होने का। ठीक है, अगर जॉब चला गया, या मान लीजिए कोविड लाइक एक सिचुएशन आ गया जिसमें सैलरी आना बंद हो गया, हाँ, पर हमें हर वक्त 6 महीने का एक्सपेंसेस, 6 मंथ्स एक्सपेंसेस
मान लीजिए आपका सैलरी 1 लाख रुपए था, पर आपको एक्सपेंसेस पता है, जैसे कि होम रेंट है, बच्चों का स्कूल का पढ़ाई है, आपका खाना है, ग्रोसरी है, और रेगुलर हेल्थ एक्सपेंसेस, जैसे कोई आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनका कोई मेडिसिन का एक्सपेंसेस है। तो आपका जॉब हो या ना हो, उनका तो मेडिसिन एक्सपेंसेस चलता रहेगा। आपका जॉब हो या ना हो, बच्चों का स्कूल फीस तो देना है ना, उनका ट्यूशन फीस तो देना है ना, हमें खुद खाना है ना। तो जो मिनिमम बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस है, उसको हमें बैठ के एक बार पूरा कैलकुलेट करके एक लिस्ट बनाना है कि इतना एक्सपेंसेस मुझे मिनिमम चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 30,000 रुपया हमारे पास ऑल द टाइम 6 महीने का एक्सपेंसेस होना चाहिए। अगर कोई जॉब चला गया या कोई मिस हुआ या कुछ भी हुआ, लाइफ इज हम ना अनएक्सपेक्टेड, तो हर वक्त 6 महीने का एक्सपेंसेस हमारे इस जॉइंट अकाउंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। आप बोलोगे कि ये जो 6 महीने का एक्सपेंसेस ये क्या सेविंग्स अकाउंट में रहेगा? नहीं, नहीं, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, 3-3.5% रहता है। नहीं, ऐसा नहीं मत करिए। आप इस 6 महीने का जो एक्सपेंस है उसको एक एफडी कर लीजिए। ठीक है, कोई भी बैंक में आपका जो पसंदीदा बैंक है उस पर एफडी कर लीजिए। उस एफडी को ना इस सेविंग अकाउंट्स के साथ लिंक कर दीजिए। ऑटो विड्रॉएबल होना चाहिए। जब भी आप जब भी एक एफडी बनाते हैं ना, वहां पे एक आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो विड्रॉ। तब क्या होता है, जब सेविंग्स अकाउंट में पैसा कम हो जाता है, वो अपने आप विड्रॉ होके आता है। समझ रहे ना? अगर आप ऑटो विड्रॉ नहीं करेंगे, आपके अकाउंट में 20,000 रुपए है, आपने वो ड्रॉ कर लिया तो अकाउंट जीरो हो गया, और आपको बाकी पैसे के लिए बैंक को दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो रिडीम नहीं होगा। अगर आप ऑटो विड्रॉ एनेबल करके रखेंगे, मान लीजिए आपने 20,000 रुपया कोई इमरजेंसी में निकाल लिया, अपने आप बाकी जो 6 महीने का एक्सेस है ना, वो अपने आप आपके अकाउंट के साथ कनेक्टेड हो जाएगा और आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे। तो 2 चीज मैंने बताया यहाँ पे। पहला चीज है, एक जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, सेविंग्स सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। देखिए, काफी बार हम सोचते हैं ना, हमारा तो सैलरी अकाउंट है, उसमें तो हमारा सैलरी आ जाता है, उसी से हम सबको पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, वो आने के लिए ठीक है, पर ऐसा एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें दोनों का एक्सेस हो। तो आप हो प्राइमरी ओनर और आपका पति या पत्नी जो भी है, उनको को एक्सेस होना चाहिए, और उसके साथ 6 महीने का एक्सपेंसेस आज एफडी बैकअप होना चाहिए। इट्स लाइक एसबी फ्लेक्सी अकाउंट होने से सुविधा होगा, राइट? तो सेविंग्स होना चाहिए, उसके साथ एफडी कनेक्टेड रहेगा। इससे क्या होता है, कोई भी इमरजेंसी केस है, अगर प्राइमरी होल्डर एक्सेसिबल नहीं है, सेकेंडरी होल्डर उस पैसे को आराम से कम 6 महीने के लिए एक्सेस कर सकता है। और नॉर्मली 6 महीने में ना सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, Yeah. बाकी जो एक पैसा है सब आने लगेगा, पर 6 महीने के लिए हम लोग क्योंकि इंश्योरेंस इन केस ऑफ डेथ ऑल्सो इंश्योरेंस सेटलमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, सो उस इंटरवीनिंग पीरियड में खर्चे के लिए। सो व्हाट्स द थर्ड पॉइंट? ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि वो इंश्योरेंस आने में टाइम लगता है, यस, क्योंकि आपको डेथ सर्टिफिकेट निकालना है, वो डेथ सर्टिफिकेट लाएंगे, आप इंश्योरेंस कंपनी को देंगे। नॉर्मली आजकल इंश्योरेंस कंपनी बहुत जल्दी प्रोसेस करते हैं, पर आपको डॉक्यूमेंट तो लाके देना है ना। देखिए, आपके घर में कोई चला गया है, राइट, 12-13 दिन तो आपका रिचुअल्स है ना, तो आप उसी समय कुछ कर नहीं पाएंगे, घर से तो जा नहीं पाएंगे, तो 15 दिन वैसा चला गया। उसके बाद आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, वो लाएंगे, वो सब बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए प्रिपेयर्डनेस रहना बहुत जरूरी है। ये था पहला चीज। सेकेंड चीज, काफी बार क्या होता है, हम लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिला देते हैं। राइट। हम लोग ट्रेडिशनल पॉलिसी लेते हैं, क्योंकि वो काफी दिन से वो ट्रेडिशनल पॉलिसी चल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे एलआईसी का ट्रेडिशनल पॉलिसी आता है, हर बैंक का, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ट्रेडिशनल पॉलिसी आता है, जिसमें क्या होता है, हम जो पैसा देते हैं उसके बदले हमें कुछ इंश्योरेंस मिलता है, और मैच्योरिटी पे ना हमें कुछ पैसा मिलता है, मैच्योरिटी हमें कुछ पैसा मिलता है। तो ये है ट्रेडिशनल पॉलिसी। पर याद रखिए, ट्रेडिशनल पॉलिसी में इंश्योरेंस अमाउंट कम होता है, राइट। यस, बहुत कम होता है। और जब हम इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ मिला देते हैं, दोनों चीज, इंश्योरेंस भी वीक हो जाता है और इन्वेस्टमेंट भी वीक होता है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो हमें दोनों को अलग रखना है, राइट। क्या करना है, हमें इन्वेस्ट करना है, जहां चाहे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, अपने रिस्क के हिसाब से। पर एक टर्म प्लान लेना है। टर्म प्लान क्या होता है, उसमें जो भी हम अपना लाइफ का वैल्यू सेट करते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए हम लोग का टर्म प्लान ले रहे हैं, हमें एक छोटा सा अमाउंट देना होता है हर साल, जिसके बदले अगर कुछ भी मिसअप होता है, कोई टर्मिनल इलनेस होता है या जान चली जाती है, हमें पूरा अमाउंट मिल जाता है,
राइट। छोटा सा अमाउंट देते हैं, पूरा अमाउंट मिल जाता है। काफी बार हम एक गलती कर बैठते हैं, हमें लगता है कि हम हर साल पैसा देंगे, कुछ होगा नहीं, होगा या नहीं हमें पता नहीं। हाँ, पैसा सब चला हाँ, जाए। रिटर्न देखिए, यहाँ पे एक माइंडसेट को आपको चेंज करना है। हम्म, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जिसके बदले आप कुछ दे रहे हैं और कुछ पाएंगे। दिस इज प्रोटेक्शन, समझ रहे हैं? दिस इज प्रोटेक्शन। जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, मान लीजिए हमने घर खरीदा, एक प्लॉट खरीदा, सोना खरीदा, हाँ, या म्यूचुअल फंड्स खरीदा, या शेयर में इन्वेस्ट किया, वो सब इन्वेस्टमेंट है। हम दे रहे हैं, उसके बदले हमें रिटर्न मुनाफा चाहिए, रिटर्न चाहिए। या हम एफडी किए हैं, हम कुछ पैसा दे रहे हैं, उसके बदले रिटर्न चाहिए। पर इंश्योरेंस के बदले हमें क्या चाहिए? इंश्योरेंस के बदले हमें प्रोटेक्शन चाहिए, रिटर्न नहीं चाहिए। अगर हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल रहा है ना, मतलब उसका पर्पस सॉल्व हो गया। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, अगर कोई 30 साल का है, अगर वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेता है, उसको सालाना कुछ 12-13 हजार रुपया देना है, तो महीने का कुछ 1 हजार रुपया आएगा। हर कंपनी का वैरी करता है, पर आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो इसके बदले कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, खाली एक्सपेक्ट करिए यू आर प्रोटेक्टेड। कुछ होता है, आपका फैमिली आपका जो एब्सेंस ना कोई भर नहीं सकता है, पर फाइनेंशियली एटलीस्ट फाइनेंशियली आपका फैमिली सिक्योर रहेगा। ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल प्लान्स ले लेते हैं। ट्रेडिशनल प्लान लेने से क्या है, इंश्योरेंस वैल्यू कम हो जाता है। तो अगर वो बंदा गुजर जाता है तो बहुत कम इंश्योरेंस में मिलता है। जैसे मैं अपना वो जो एग्जांपल आपको यस यस बताया, वो काफी सारे ट्रेडिशनल प्लान्स लिए थे, क्योंकि उनको लगता था कि इंश्योरेंस खरीदना वेस्ट, मतलब पैसा नष्ट हो जाएगा। तो काफी सारे ट्रेडिशनल प्लान लिए, क्योंकि ट्रेडिशनल प्लान में रिटर्न आता है, पैसा वापस आता है। पर वही चीज है, वो काफी सारे ट्रेडिशनल प्लान लिए थे, पर एडिक्वेट इंश्योरेंस उनको कवरेज मिलेगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि अभी हर दिन हमारा जो हर महीने हमारा जो खर्चा होता है अकॉर्डिंगली, सो दैट की डिमाइस के बाद भी वैसा ही हमारा लाइफस्टाइल रहे, चलता है। उसी चंक ऑफ मनी के हिसाब से हमें टर्म प्लान एटलीस्ट लेनी है। सबको एक टर्म प्लान लेना है, एंड द सूनर द बेटर। यस। हाँ, यहाँ पे एक बढ़िया क्वेश्चन आपने चीज बताया। क्या होता है, मान लीजिए एक बंदा है, वो 40 साल का है, वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेता है। एक बंदा है, वो 25 साल का है, राइट। 25 साल 40 साल, दोनों में इंश्योरेंस का जो प्रीमियम का वैल्यू जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर जो बंदा 40 का है, वो अगर 1 करोड़ का लेता है, मान लीजिए 100 रुपया उसको लगेगा, क्या बोलते हैं, प्रीमियम। जो बंदा 25 का है ना, उसको 30 या 40 रुपया लगेगा। इतना फर्क है, बहुत फर्क है। और जो बंदा 25 का है ना, उसको इजीली इंश्योरेंस इशू हो जाएगा। और जो बंदा 40 का है ना, उसके लिए काफी मतलब क्या है, भागा-दौड़ी, हाँ, मतलब थोड़ा प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, डिक्लेरेशन है, हेल्थ टेस्ट है, काफी सारा कुछ है। राइट। और इसलिए मैं बोलता हूँ, जितना जल्दी हो सके आपको एक टर्म प्लान ले लेना है। पर आप कोई भी एज में है, आप एक टर्म प्लान ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि 40 में नहीं ले सकते हैं, 50 में नहीं ले सकते हैं, पक्का ले सकते हैं। पर थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाता है और थोड़ा प्रोसेस भी थोड़ा लेंदी हो जाता तो है। यहाँ पे जितने व्यूअर्स हैं, मैं एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप अपने 40s में हैं, अप्रोचिंग योर 50s, देन ऑल्सो यू मस्ट टेक अ टर्म Yes. प्लान, इवन दो यू हैव नॉट टेकन अवेल्ड इट एट इन योर 20s, क्योंकि प्रोटेक्शन, क्योंकि डेथ, कोई चीज आपके लाइफ में हो ना हो, डेथ का कुछ नहीं बोल सकते। और ये जो अनटाइमली डिमाइस, अभी जो भैया की हम बात बोल रहे थे, उन्होंने टर्म प्लान नहीं लिया था और वो अच्छी पोस्ट पे थे, और उसके बाद जो लाइफ अभी है बहुत फिल्ड विद डिफिकल्टीज होने वाली। तो सेम चीज आपके लाइफ में ना हो, इसीलिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। अभी चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ठीक। अभी आप एक बात बताऊंगा क्या हुआ है। वो जितना पॉलिसीज लिए थे, कुछ पॉलिसीज ना वो शादी से पहले लिए थे। ओके, उनके लाइफ में उनका लाइफ पार्टनर तब तक आए नहीं थे। राइट। तो जब शादी से पहले वो पॉलिसीज लिए थे, उस पॉलिसीज में उनका पेरेंट्स उसका नॉमिनी थे, राइट। और शादी के बाद जो पॉलिसी लिए उसमें उनका वाइफ नॉमिनी है। अभी वो चल बसे, ठीक है। अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समझ रहे ना। कुछ पैसा पेरेंट्स के नाम आएगा। अगर वो पेरेंट्स नहीं है, मान लीजिए वो हैं, तो उनको पैसा मिल जाएगा, आप अपना घर में लगा लीजिएगा पैसा। मान लीजिए वो पेरेंट्स भी चल बसे हैं, क्योंकि आपने 20 साल पहले वो इंश्योरेंस लिया था, आपको तो याद नहीं है, आप हर साल प्रीमियम देते हो, पर आप भूल चुके हो कि उसका नॉमिनी मैंने अपने पिताजी को, अपनी माताजी को या अपने सिस्टर को रखा था शादी से पहले। और आप अभी चाहते हो शादी के बाद कि मेरा कुछ होता है तो मेरा बीवी बच्चों को वो पैसा मिल जाए, क्योंकि वो चलाएंगे। तो एक चीज याद रखिए, काफी लोग ना नॉमिनी भी ठीक से नहीं देते हैं।
अगर नॉमिनी देते भी हैं उसमें नाम में गलत होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, तो याद रखिए कोई भी इंश्योरेंस खरीदते हैं या कोई भी आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, सब में नॉमिनी का नाम डालिए। आप जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, इट्स फाइन। अपना वाइफ को बनाना चाहते हैं, ठीक है। अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, फाइन। बट उसमें नॉमिनी का डिटेल्स पूरा करेक्ट होना चाहिए। और टाइम टू टाइम ना, देखिए अगर मुझे बोलेंगे मेरा 5 साल पहले जो मैं चाहता था नॉमिनी, हो सकता है मैं आज भी उसको चेंज चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास और किसी को मिले, ठीक है। तो हम हर सारी इंश्योरेंस कंपनीज पूरा इजीली अलाउ करते हैं आपको नॉमिनी चेंज करने के लिए। आपका इंश्योरेंस जितना पुराना हो या कल भी आपने खरीदा है, आप इंश्योरेंस पे नॉमिनी चेंज कर सकते हैं इजीली। आप उनको कस्टमर सर्विस पे कॉल करेंगे या एक मेल डाल के, या कभी कभी उनका फॉर्म भी होता है, पर बहुत इजी प्रोसेस है। आप इजीली नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। और नॉमिनी जब चेंज करेंगे, नॉमिनी का नाम ना पूरा करेक्ट दीजिएगा, और उनका डेट ऑफ बर्थ और आपका उनके साथ जो रिलेशन है, तो ये तीनों चीज पूरा करेक्ट होना जरूरी है। और मेरे जो भैया के केस में एक इश्यू था, एक इंश्योरेंस में उनका 2-3 इंश्योरेंसेस था। जो इंश्योरेंस उन्होंने शादी से पहले खरीदा था वो अपने पिताजी के नाम खरीदे थे। जो अपने शादी के बाद खरीदे हैं वो अपने वाइफ के पिताजी के नाम, मतलब नॉमिनी पिताजी, नॉमिनी के राइट। पिताजी। अगर उनको कुछ होता है तो पैसा उनको चला जाएगा, ठीक है। और जो शादी के बाद खरीदे हैं उनका नॉमिनी उन्होंने अपने वाइफ को रखा है। पर यहाँ पे भी उन्होंने एक गलती कर लिया है। जब उन्होंने नॉमिनी का नाम भर रहा था ना, वो क्या किए हैं, अपने वाइफ का ना न्यू नेम डाले। मतलब क्या है, मान लीजिए नॉर्मली क्या करते हैं हमारे इंडियन फैमिलीज में, शादी के बाद टाइटल चेंज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना टाइटल लगा के नॉमिनी का नाम भर दिया। अपना वाइफ का फर्स्ट नेम लिए, सेकेंड नेम अपना टाइटल डाल दिए, जबकि डॉक्यूमेंट में शायद वाइफ का नहीं चेंज हुआ नहीं होगा। चेंज हुआ है। क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट में चेंज करना एक प्रोसेस होता है, आपको एफिडेविट करना है, जो भी कोर्ट का प्रोसेस है। तो उन्होंने जब इंश्योरेंस खरीदा तब दिमाग में रखा कि हम लोग नेम चेंज कर देंगे, या अभी से वो नया नाम से जाना गया। आपके लिए नया नाम से जाना गया, पर कोई भी आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, हर जगह पुराना नाम है। और समय के साथ वो भूल भी गए कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना है। और काफी बार क्या होता है ना, हम लोग नाम चेंज करते नहीं डॉक्यूमेंट में, वहां पे डाल दिया। और तो ये गलती मत करिए, जो ओरिजिनल नेम है उसको डालिए। और मैं यहाँ पे भी एक चीज बोलना चाहूंगा, तो ऑफ टॉपिक है, काइंडली आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपना टाइटल चेंज करिए, पर इस डॉक्यूमेंट एफिडेविट करके ना अपना नाम मत चेंज करिए। आपका एक आइडेंटिटी है जो आप बचपन से कैरी कर रहे हैं, जो टाइटल है वो नाम है, वो आप उसको बचपन से 25 साल के बाद ना, यू डोंट चेंज इट, डोंट गेट इनटू कॉम्प्लिकेसी। कोई टाइटल चेंज करने से ना प्यार नहीं बढ़ जाता है, अफेक्शन रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं हो जाता है। हाँ, आप ऐसा कोई कहीं पे अपने घर के सामने लिखे हैं, या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो, उस पे आप अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं, कोई खराबी नहीं है। पर लीगली अपना नाम चेंज मत करिए, उसको इंटैक्ट रखिए। क्योंकि आपने उस नाम से ना कितना पढ़ाई किया है, कितना डॉक्यूमेंट है। मान लीजिए आपने नाम चेंज कर लिया, आपके पिताजी की तरफ से, आप एक लड़की हैं, आप शादी के बाद अपना नाम चेंज कर लिए। मान लीजिए आपके पिताजी की तरफ से कोई विल निकल आया 25 साल के बाद, जिसमें आपके पिताजी लिखे हैं कि हाँ, मेरा जो प्रॉपर्टी है, मेरा बेटी इस नाम से उसको मिलना चाहिए, मेडन नेम, मतलब शादी से पहले का नाम, राइट। तो फिर से आपको कोर्ट में या कहीं पे भी आपको प्रूफ करना है कि ये मेरा नाम पहले था। हो जाता है ऐसा नहीं कि नहीं हो पाता है, पर क्यों करना है, क्यों करना है, उस कॉम्प्लिकेशन में जाना क्यों है। जो नाम से हमें बचपन से हमें जाना है, जिस नाम से हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, जिस नाम से हमारा 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट है, जिस नाम से हमारा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसको इंटैक्ट रखिए, उसको मत टच करिए, लेट इट बी। तो हमारी जो भैया का जो केस था यहाँ पे, उन्होंने इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स में ना नया टाइटल डाल दिया था। तो अभी इंश्योरेंस कंपनी इजीली पैसा नहीं देंगे, हमें इंश्योरेंस कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि इनका शादी हुआ था, शादी के बाद नेम चेंज हुआ है। एक टीडियस प्रोसेस है। नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी देखते हैं सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए। आपका अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर होता है ना, काफी सारे कंपनीज 1-2 दिन में भी प्रोसेस कर लेते हैं। पैसा आने में 6-7 दिन लगेगा, पर कम से कम एक्सेप्ट हो जाता है कि हाँ हमने आपको अप्रूव कर लिया आपका पैसा। अगर आपका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं होता ना, कभी कभी 1-1 महीना चला जाता है, 2-2 महीना चला जाता है। तो केयरफुल रहिए। और यहाँ पे भी एक चीज ध्यान देना है, काफी बार क्या होता है ना, यहाँ पे भी एक चीज बताऊंगा, हम लोग जब आधार कार्ड बनाते हैं ना,
जब हमारा नाम टाइप किया जाता है वो लोकल नेम में टाइप होता है, ठीक है, तो वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाता है। जैसे रोजा को हाँ। मैं ROS से लिखती हूँ डॉक्यूमेंट में, Exactly. लेकिन बहुत जगह में उसको जे हो गया। ROZ है ऐसे हाँ। करके टाइप कर देते तो हैं। उस केस में भी आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलने में बहुत तकलीफ होगा। हम्म। ROSA ROZA आप बोलेंगे सब तो रोजा है, पर इंश्योरेंस कंपनी उसको आड़े हाथ लेता है और उसको इतना जल्दी पैसा नहीं देगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट करके लाना है, उसका पैसा मिलेगा। आप वैसे सदमे भी होंगे क्योंकि आपका फैमिली मेंबर चला गया, आप डॉक्यूमेंट कहाँ करेक्ट कर पाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम होने से पहले ये सब फिक्स करके हमें रखना है। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि सर ने बताया कि सारे डॉक्यूमेंट में सारे नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सभी सही करके रखना है, और नॉमिनी किसको डालेंगे उसको टाइम टू टाइम आप रिवैम्प कर लीजिए। यहाँ पे एक एग्जांपल मुझे याद आया कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उनकी डिमाइस बहुत ही सडनली एंड शॉकिंग तरीके से हो गई। उसके बाद उनकी जो वाइफ थी, जो कि होम मेकर थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको वो नौकरी, वैसा उनका रूल था कि नौकरी मिल पाए, लेकिन उन्होंने नॉमिनी रखा था अपने पेरेंट्स को, और पेरेंट्स और वाइफ के बीच में बनती नहीं थी, तो पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, हम नौकरी उनको मिलने नहीं देंगे। सो इट वाज रियली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो आप बीच बीच में डेफिनेटली रिभाग कीजिए एंड नाम, डेट ऑफ बर्थ को सही कर लीजिए। और यहाँ पे जैसे आपने बताया, देखिए आपने नॉमिनी अपने वाइफ को रखा, आप अगर उसको टाइम टू टाइम उसको क्या बोलते हैं, रिमेम्बर या उसको रिकंसिडर नहीं करेंगे, क्या प्रॉब्लम है आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने जब नॉमिनी डाला, आपका वाइफ थे और एक बच्चा था, तो आपने दोनों को डाल दिया कि मेरा वाइफ फर्स्ट नॉमिनी है, सेकंड नॉमिनी अपना बच्चा है। मान लीजिए कुछ साल के बाद और एक बच्चा आपका आया, उसको डालना आपने भूल गए, तो उन दोनों मैंने पैसा मिलेगा। और मान लीजिए वो बच्चे आपके साथ नहीं रहता या दोनों बच्चों के बीच में भी कोई नहीं, डिस्टर्बेंस हो गया, यस, तो इसीलिए जितने लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, आप सबको पार्ट नॉमिनी रखते हैं। आप मल्टीपल नॉमिनी रख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि परसेंटेज इसको कितना परसेंटेज मिलेगा। इसमें आप अपने पेरेंट्स को भी रखिएगा, क्योंकि आपके ओल्ड एज पेरेंट्स हैं। आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सारे पैसा मेरे को वाइफ को मिलता है, तो उस पेरेंट्स का लाइफ कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? वो ओल्ड एज में है, उनका हेल्थ केयर एक्सपेंसेस है। तो आपको जो लगता है ठीक, किसी के लिए 20%, किसी के लिए 25%, किसी के लिए 50%, तो आप सोच के, वो आपको यू हैव टू एनालाइज, बट वो आप पे डिपेंड करता है आप किसी को क्या देना चाहते हो। सेट, आप मल्टीपल नॉमिनी रख सकते हो एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखना बहुत अच्छा प्रैक्टिस रहेगा। राइट, सो ऑसम पॉइंट। सो विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये सब है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। हम लोग सब पॉइंट तो डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे इसको कंक्लूड करने के लिए आपको बताऊंगा, काफी बार क्या होता है ना, जो प्राइमरी मैंने अर्नर होता है, इनकम जनरेट होता है, नॉर्मल हस्बैंड्स होते हैं हमारे इंडियन सेटिंग में, वाइफ्स भी करते हैं, पर क्या होता है, दूसरे पार्टनर को, वाइफ हो या हस्बैंड हो, उनको पता नहीं होता है कि पैसा कहाँ लगाया गया है, एग्जैक्टली, कौन सा इंश्योरेंस खरीदा गया है, कौन सा लैंड खरीदा गया है, या कौन सा प्रॉपर्टी खरीदा गया है, कौन से कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है, कितना म्यूचुअल फंड खरीदा गया है, कितना टर्म इंश्योरेंस खरीदा गया है। ये हर चीज का इंफॉर्मेशन नॉर्मली नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है। तो इसीलिए सबको मैं सजेस्ट करूंगा, एक डॉक्यूमेंट बनाइए जिसमें सब कुछ लिस्टेड होना चाहिए कि मेरा टोटल 5 अकाउंट है। देखिए काफी बार क्या होता है, हम लोग बैंक अकाउंट्स खोल देते हैं, कोई आया बैंक से कि सर हमारा ये बैंक अकाउंट खोलिए, इसमें अच्छा अच्छा फीचर्स है, आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ऐसा वो फीचर मिलेगा, तो हम लोग खोल देते हैं। पर सब चीज तो वाइफ को पता नहीं होता है ना कि इतना अकाउंट खुल चुका है ना। तो एक लिस्ट, आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें लिखना है कि हाँ मेरे पास अभी ये 5 बैंक अकाउंट्स हैं, उसके साथ ये 4 क्रेडिट कार्ड्स है। अच्छा बढ़िया, याद आया क्रेडिट कार्ड से। एग्जैक्टली, आपके दिमाग में जो पॉइंट चल रही है, मेरे दिमाग में वही पॉइंट चल रही है। वो जो भैया चल वैसे, उनका हम सैलरी अकाउंट जो था जिस बैंक में, हम उस बैंक में पूछने गए थे कि कितना बैलेंस है और उसमें नॉमिनी है कि नहीं। तो उन्होंने सब चेक किया, बोला कि इसमें नॉमिनी डाला नहीं गया है, तो एक प्रॉब्लम वहां पे। तो हमें डेथ सर्टिफिकेट दे के, और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद ना हमें इनहेरिटेंस या लीगल हेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तब तक वो पैसा नहीं मिलेगा। अगर नॉमिनी भैया डाले होते हैं तो आसानी से भाभी को पैसा मिल जाता। तो अभी डेथ सर्टिफिकेट देना है, उसके बाद लीगल हेयर देना पड़ेगा, वो तो ठीक है। उसके बाद मैंने उनको पूछा और कुछ लायबिलिटीज है क्या, कोई कुछ FD या कुछ लोन्स वगैरह है क्या। तो उन्होंने चेक किया, हाँ एक क्रेडिट कार्ड चल रहा था और उनका तकरीबन 33,000 का बकाया है, एंड उस पर कुछ इंटरेस्ट भी ऐड हो चुका है, क्योंकि जो प्रोसेस हुआ ना 15-20 दिन चला गया है उनके गुजरने के बाद, और उन्होंने एक बिलिंग साइकिल मिस कर दिया है, जो पेमेंट साइकिल, एक पेमेंट साइकिल मिस हुआ है, उस पर 1,000 रुपया कुछ इंटरेस्ट लगे है। अगर
हमें पता नहीं होगा कि कितना। आजकल क्या होता है, आजकल तो क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से मिल जाता है। हाँ, आपको फोन आता है, आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, आप हाँ बोल देते हो, सब कुछ ऑनलाइन KYC से सब हो जाता है, एक आधार OTP आता है, आपको क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है। तो ठीक है, अगर आप काफी सारा आजकल ऑफर आ रहा है क्रेडिट कार्ड पे, कुछ ना कुछ आप खरीदते रहते हो क्रेडिट कार्ड पे। अगर आपके फैमिली मेंबर्स को पता नहीं होगा कि आपका एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है और कुछ उसमें बकाया हो सकता है, तो उस पे क्या बोलेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट। और आप बहुत प्रॉब्लम होगा, राइट। तो पहला चीज, आपका जितना सेविंग्स अकाउंट है, राइट, सबको लिस्ट करिए, बैंक का नाम लिखिए और अकाउंट नंबर लिखिए। कम से कम ये दो चीज लिखना चाहिए। अगर उसपे आप बैलेंस भी लिख सकते हैं कि आप उसमें कितना पैसा रखते हैं, लिख सकते हैं तो रखिए। कम से कम बैंक नेम और अकाउंट नंबर होना जरूरी है, क्योंकि इतना होगा तो कोई आदमी उस बैंक में जाएगा, उस अकाउंट नंबर पूछ के बैलेंस पता कर पाएगा। ये पहला चीज। सेकेंड चीज, आपका जितना क्रेडिट कार्ड से आपके नाम पे जितना है सब कुछ वहां पे लिखिए। उससे क्या होता है, अगर कुछ मिसहैप होता है तो हम उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या आउटस्टैंडिंग है, या उसको बता सकते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को आप क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट। देयर वाज वन केस जो केस मेरे नजर में आया था, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। एक डेथ केस में जहाँ पे हस्बैंड एंड बेटे का डेथ हो गया एक करंट इलेक्ट्रिक करंट में शॉक मिल के। तो जो वाइफ थी वो एकदम शॉक में चली गई 3 महीने के 3 महीने तक। बाद में उन्होंने जब बैंक में अप्लाई किया, उनको मालूम चला कि उनका जो डेबिट कार्ड था, डेबिट कार्ड में एक अच्छी रकम की इंश्योरेंस थी। तब वो अगर टाइम पे बताते, उनको अगर मालूम रहता, तो वो जो 5 लाख की रकम है उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी, तो उनको मिल पाती। बाद में वो मिला नहीं। तो अगर वो लिख के डॉक्यूमेंट करके रखते कि ये ATM कार्ड है और उसमें डेथ क्लेम हम ये क्लेम कर सकते हैं, तो उनको वो शायद अप्लाई कर सकते। तकरीबन हर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में जितना अच्छा है, जो बेस लेवल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है उसमें कुछ होता नहीं है, जितना प्रीमियम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है, हर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कुछ इंश्योरेंस होता है। 5 लाख से लेके 10 लाख तक डिपेंड करता है, आपका क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड करता है। तो कुछ ना कुछ इंश्योरेंस होता है। कुछ इंश्योरेंस होता है कि आपका नॉर्मल डेथ पे भी मिलेगा, पर काफी सारे इंश्योरेंस होता है केवल एक्सीडेंटल मिलता है। जो भी हो वो जानना जरूरी है। और यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये कब मिलता है पैसा पता है, आपका पिछले महीने उसमें कुछ ट्रांजैक्शन हुआ। अगर पिछले महीने अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होगा तो नॉर्मली काफी सारे कंपनीज उसको ऑनर नहीं करते, बट दैट इज ऑफ टॉपिक, वो सेकेंडरी टॉपिक है। तो पहला डॉक्यूमेंट जो आप डॉक्यूमेंट एक बनाएंगे, बैंक का नाम लिखे, अपना अकाउंट नंबर लिखे, सेकंड बैंक नाम लिखे और अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दिए। उसके बाद आपने जो भी कुछ इंश्योरेंसेस लिया है, वो ट्रेडिशनल लिया या टर्म लिया, मैं तो बोलूंगा टर्म लीजिए, ट्रेडिशनल एक दो रख सकते हैं, कोई ये नहीं है। सब कंपनी का नाम लिखिए और इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर लिखिए और अमाउंट लिखिए कि अगर कुछ होता है तो इतना अमाउंट हमें मिलेगा। ठीक है, तो पहला गया बैंक अकाउंट, सेकंड गया क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, थर्ड गया आपका जितना सारे इंश्योरेंस है, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, क्योंकि डेबिट कार्ड में ठीक है। और उसके बाद आपने लिखा अपना जितना आपने इंश्योरेंस वगैरह खरीदा है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लिया है उसको भी डाल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या डालना है, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है, सबके पास कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कुछ गोल्ड होता है, जो भी कुछ है उसमें मेंशन करिए कि हमारा उस जगह, क्योंकि देखिए आप गए थे, आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया। नॉर्मली प्रॉपर्टी क्या होता है पता है, हम ऐसा जगह खरीदते होते हैं, हम भी अगर 10 साल के बाद जाते हैं ना, हमें भी डाउटफुल होता है कि अरे मेरा जगह ये था या वो था, क्यों 10 साल में सब कुछ बदल जाता है। तो पूरा डिटेल्स लिखिए कि यहाँ पे है मेरा प्रॉपर्टी। अब अगर पॉसिबल है वहां का गूगल मैप से पॉइंट पिन लेके यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। जो भी हो, कम से कम फुल एड्रेस होना चाहिए कि इस सिटी में ये है एड्रेस, ये सारे डिटेल्स है और इतना बड़ा लैंड है, साइज भी लिख लीजिए। तो उससे क्या होता है, अगर आप नहीं रहते हैं तो दूसरे बंदे को कम से कम पता है कि लैंड वहां पे है, तो वो इजीली लोकेट कर सके लैंड को। तो ये रहा प्रॉपर्टीज। खाली मैं लैंड नहीं बता रहा हूँ, अगर आपने कहीं पे रखा है कुछ सोना हो या जो भी हो, हम लोग तिजोरी में रख लेते हैं, अंदर प्रोटेक्शन है, वहाँ पे मेंशन कर लीजिए कि आपके जाने के बाद उनको कम से कम मिल जाए। ये हो गया। उसके बाद लायबिलिटीज, आपने अगर होम लोन लिया है या आपने किसी से पैसा लिया है ना, उसको चुकाना बहुत जरूरी है ना, तो ये भी हमारे आपके फैमिली मेंबर्स को बताना बहुत जरूरी है। तो आप वहां पे लिख लीजिए मैंने कौन से जो भी आपने लाइबिलिटी से आपने जो भी लोन्स वगैरह लिए हैं, आप क्रेडिट कार्ड लोन हो सकता है, आपका होम लोन हो सकता है, या आप किसी से पर्सनल लोन लिए। देखिए आपने 5 लाख रुपया लोन लिया होगा, आप अगर आप यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, वो बंदा आएगा बोलेगा कि मैं तो 10 लाख रुपया दिया था। समझ रहे ना, हो सकता है आपने 5 दिया है, 5 लिया है और बीच में आपने 2 लाख उसको वापस कर दिया है,
लिखेंगे नहीं तो आप लिखेंगे नहीं तो वो उसके पास लिखा होगा कि मैंने 5 दिया था, आपने साइन मारा है 5 का, पर आप अगर यहाँ पे बताएंगे नहीं कि कितना है तो आपके फैमिली मेंबर्स को पता नहीं चलेगा। ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना के आपको रखना है, हर 3 महीने में ना एक बार उसको रिव्यू करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया ऐड होता है या कुछ ना कुछ निकलता है। जैसे आपने शायद लोन पे कर लिया तो उसमें से लोन हटा दीजिए, आपने उसी के बीच अगर कुछ सोना खरीदा तो एक लाइन डाल दीजिए कि मैंने एक सोना खरीदा यहाँ पे रखा है, या आपने एक लैंड खरीदा है तो उसी पे एक लाइन डाल दीजिए, और इसी बीच मान लीजिए आप एक क्रेडिट कार्ड नया लिए हैं, नया डाल दीजिए। तो जो बंद कर चुका है, अगर आपने कोई अकाउंट क्लोज कर दिया तो उसको निकाल दीजिए उस लाइन से 3 महीने में। उसको ज्यादा रेगुलरली आपको करने की जरूरत नहीं है, 3 महीने में एक बार उसको खोलना है, उसको देखना है, अपडेट करना है। अगर आप इतना करते हैं ना, यू कैन बी अश्योर्ड कुछ मिस आप होता है, आपका फैमिली जो है ना दुख में तो रहेगा ही, पर कम से कम फाइनेंशियली इनसिक्योर नहीं रहेगा। जैसे मेरा भैया का केस था, वो 1 लाख रुपया महीने का सैलरी पाते थे। इट्स गुड मनी, आज के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के हिसाब से देखा जाए इट्स गुड मनी। इसमें एक आदमी एक आराम से रह सकता है। पर उनके जाने के बाद उनके वाइफ सोच रहे हैं कि मैं घर का रेंट कैसे दूंगा, हाँ दूंगी, और बच्चों का एजुकेशन कैसे करूंगी। मुझे इतना लगता है कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रेंट एजुकेशन कोई प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर भैया ने सारे फाइनेंशियल टेक केयर प्रॉपरली लिए होते हैं तो अभी भी कुछ पैसा उनको मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा। जैसे मैंने बताया ना, वो अभी सोच रहे कि मैं रेंट कैसे दूंगी, राइट, अभी सोच रहे रेंट कैसे दूंगी, पर इजीली उनको काफी सारे पैसा मतलब कम से कम अगर उनका जितना इनकम था ना, वो उनके जाने के बाद इनके पास कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। और 1 करोड़ हो रहा है तो हमें रेंट 15-20 हजार रुपए देने में कोई तकलीफ नहीं है, पर उनको अभी 15-20 हजार के लिए भी तकलीफ है। और इनके पास उन भैया का एटीएम कार्ड है पर वो उसको निकाल नहीं सकते, उस पर 1 लाख रुपया है पर उसको निकाल नहीं सकते, प्रॉब्लम है। तो अभी दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे हैं सब में, पर ये होना नहीं चाहिए। अगर हम लोग जितना पॉइंट डिस्कस किए, अगर उस पॉइंट्स को हम लोग केयर लेते अच्छा, हैं। यहाँ पे हम क्लिकेबल लिंक दे सकते हैं क्या, अगर फॉर्मेट बना के सबके लिए हेल्प हो जाए? हाँ, हमने जो जो डिस्कस किया है हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस लिया जाए या कैसे डिसीजन लिया जाए, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, हमारे टीम में से आपको कोई गाइड भी दे देगा, क्योंकि हमारे काफी कंपनीज के साथ पहचान है, तो हम लोग हेल्प भी करते हैं कि इंश्योरेंस चूज करने में। ये आपका, आप अगर खुद से ले सकते हैं तो लीजिए, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप भी ले सकते हैं। राइट, सो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सो आप डाउनलोड कर सकते हैं, हेल्प के लिए भी सीख कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बोल रखना चाहूंगा, काफी लोग इस इंफॉर्मेशन को सुनेंगे, उसको एक्ट नहीं करेंगे। यस, एक्ट राइट नाउ, आज ही आपको करना है। आप बोले हाँ मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, टाइम तो है नहीं, यू नेवर नो, कब भी कुछ भी हो सकता है। एक्ट राइट नाउ। यस, एक्ट राइट नाउ। एंड आप अगर इंग्लिश मूवीज देखते हैं, अंग्रेजी मूवीज देखते हैं, एक मूवी थी बहुत पुरानी थी, जब मैं बच्ची थी तब की मूवी है। मूवी का नाम था गोस्ट, जिसमें एक हस्बैंड जिसका डिमाइज सडनली हो जाता है एंड वो अपने वाइफ को बैंक से पैसा दिलाने के लिए, उसका जो भूत है, गोस्ट है, कैसे दिक्कतें करता है वो दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसे होता नहीं है। तो मैंने जैसे कि शुरुआत में बोला था, चप्पलें घिस जाती है। सो प्लीज एक्ट राइट नाउ, ये सारे पॉइंट्स पे आप काम कीजिए। एंड अगर आपका डॉक्यूमेंट ठीक रहता है, हमने जितना पॉइंट्स बताया आप उसको केयर करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सारे बैंक्स आपको सपोर्ट करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी आपको सपोर्ट करेंगे, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। हम लोग जो बोलते हैं ना, इंश्योरेंस कंपनीज के पीछे भाग भाग के पैसा हो गया, बैंक के पीछे भाग, ओनली कब होता है हमारे मिस्टेक की वजह से। बैंक और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो हमारे अच्छे के लिए हैं, और उनको भी ना स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना होता है, नहीं तो लोग ठग के पैसा ले लेगा। हम लोग ठग के पैसा ले लेते हैं, तो इसीलिए उनको बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना होता है। हमारा डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सही होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब 1% का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट, सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी, डेफिनेटली यू विल गिव इट अ शेयर, बिकॉज हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। सो विल सी यू इन अनदर वीडियो। अंटिल देन, नमस्कार। नमस्कार।